हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी के चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो सोल्यूशन है उसको हम लेकर आए हैं। हम लोग सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करेंगे और उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो ऑप्शन ए है न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी है रिस्पिरेशन, ऑप्शन सी है एक्सक्रीशन, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों किडनी का पता है, किडनी का पहला काम होता है क्या? एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन नहीं होता बच्चों, रिस्पिरेशन भी नहीं होता और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जाइलम का काम क्या होता है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर ए ही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। हम लोग जानते हैं बच्चों की जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो जाइलम में जो मूवमेंट होता है, क्या चीज़ का मूवमेंट होता है? वाटर का मूवमेंट होता है। और फ्लोएम में क्या चीज़ का मूवमेंट होता है? तो फूड का होता है। तो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है और यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। और क्या डिफरेंस होता है जाइलम और फ्लोएम में? जाइलम में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब बच्चों ऑटोट्रॉपिक है तो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, मतलब जो खुद से अपना खाना बनाते हैं। जो खुद से खाना बनाते हैं उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सनलाइट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें बच्चों ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है और सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एट एनर्जी टेक प्लेस इन। पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस। बच्चों यहाँ पे पूछा पायरुवेट का। पायरुवेट का सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम किस में ब्रेकडाउन होता है? तो पायरुवेट में होता है। और ये कहाँ पे होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में होता है, साइटोप्लाज्म में। और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो अपने ये पायरुवेट है, देखो पायरुवेट है, इस पायरुवेट का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है दो कंडीशन में, एक एरोबिक कंडीशन में, दूसरा एनारोबिक कंडीशन में। एरोबिक कंडीशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे अपने क्या होता है जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमें पता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है यहाँ पे। और जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी मिलता है किसमें? जब एरोबिक कंडीशन होता है। और एरोबिक कंडीशन किसमें होता है बच्चों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस टेक प्लेस। पहले क्वेश्चन को हम समझते क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने बॉडी में जो फैट का डाइजेशन है ये कैसे होता है, जो फैट मॉलिक्यूल कैसे डाइजेशन होता है। और दूसरा पार्ट पूछ रखा है कि कहाँ पर होता है ये सारा फैट के डाइजेशन की अगर बात करें तो प्रोसेस कहाँ पर होता है। ठीक है चलो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? तो देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। इट रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। चलो बच्चों पहला क्या कर रहे हैं कि हमें पता है जो दूसरे पार्ट का पहले आंसर है कि कहाँ पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ का डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। और ये किसके हेल्प में होता है? लीवर और पेनक्रियाज का सिक्रेशन होता है, ये हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट साइट ऑफ फूड डाइजेशन में अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले तो हमने ये समझिए कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और यहाँ पे क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज यूजुअली एसिडिक इन नेचर एंड इट हैज टू बी मेड alkaline so that pancreatic enzyme can act on it. Bile juice from the liver complete this process। तो देखो बच्चों हमें पता है अपने स्टमक में क्या होता है? HCl होता है। HCl होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। जब एसिडिक नेचर का फूड
जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, चेंज करना पड़ता है। एसिडिक से चेंज करेंगे किसमें, एल्कलाइन मीडियम में। और एल्कलाइन मीडियम में चेंज करने के लिए क्या होता है बच्चों, पेनक्रियाटिक एंजाइम काम करता है। और पेनक्रियाटिक एंजाइम कहाँ से आते हैं, तो अपने बाइल साल्ट, बाइल जूस हो गया लीवर से, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, ये दोनों मिल करके एल्कलाइन मीडियम बनाते हैं फूड। ठीक है, दूसरा देखते हैं और क्या है, तीसरा पॉइंट है इसका, फैट आर यूजली। अब बता रहे, अब इसमें हम लोग तीसरे पॉइंट में समझेंगे लेकिन फैट का डाइजेशन होता है तो कैसे होता है। पहला जो अपना क्वेश्चन पूछ रखा था, देखो दे रखा है, फैट आर यूजली प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल। द बाइल साल्ट हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन large globule into smaller globule. The pancreas secretion pancreatic juice which contain enzyme like trypsin for digestion of protein, lipase for breakdown emulsified fat. तो देखो बच्चों, पहले क्या है, जो फैट हम क्या कैसे डाइजेशन होता है, तो फैट प्रेजेंट कहाँ होता है, तो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो लार्ज बड़े बड़े ग्लोब्यूल के फॉर्म में रहते हैं। तो इसको पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे। और ये छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम कौन करता है, तो बाइल साल्ट करता है, बाइल साल्ट हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, और बाइल साल्ट ये अपने छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर देगा। बचा क्या, अपना पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है अपना, इसमें ट्रिप्सिन रहता है, ट्रिप्सिन रहता है तो वो क्या करता है, अपना प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन। ठीक है बच्चों, और लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड को ब्रेक डाउन करता है, मतलब जो अपने ब्रेक डाउन छोटे छोटे ग्लोब्यूल में हुए और उनको छोटा छोटा बनाने का काम करता है लाइपेज। ठीक है, नेक्स्ट अपना फोर्थ पॉइंट में क्या दे रखा है, द स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशन सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस विच कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या सीक्रेट करता है बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है। और इस इंटेस्टाइनल जूस में करता क्या है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में करता है, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। एकदम सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। तो फैट अपना लास्ट में सबसे स्मॉलर पार्ट में कैसे टूट रहा था, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे सलाइवा का रोल पूछा कि सलाइवा कैसे फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। चलो हम लोग देखते हैं। In the mouth, saliva contains an enzyme called the salivary amylase that breaks down the starch. The food is mixed thoroughly with the saliva and move around the mouth while chewing. Hence, saliva play an important role in the digestion of and absorption of food. तो बच्चों, सलाइवा अपना पहले प्रेजेंट कहाँ होता है, तो अपने माउथ में प्रेजेंट होता है, क्योंकि माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड, और इस सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं सलाइवा। ठीक है, और इस सलाइवा में क्या होता है बच्चों, इंजाइम्स होता है, उसे हम लोग कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज होता है, तो सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है, फूड जो अपना स्टार्च होता है ना, स्टार्च को क्या करना, ब्रेक डाउन करना। लगभग 30% स्टार्च बच्चों, कितना, 30% स्टार्च क्या होता है, तो अपने माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और सलाइवा क्या होता है, अपने जो हम लोग खाना खाते हैं, जो भी हम लोग खाना खाएं, इसमें अच्छे से मिक्सअप होता है। ठीक है, जब हम लोग च्यूइंग करते हैं तो अच्छे से मिक्सअप होता है पूरा, और सलाइवा उसमें जब मिक्सअप हो जाएगा तो उसके ईजी वे में डाइजेस्ट कर पाता है और उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक, तो कैसे अपना सलाइवा हेल्प करता है, तो पहले उसमें च्यूइंग करते समय पूरे फूड में मिक्सअप हो जाएगा, उसके बाद वो 30% स्टार्च को अपने माउथ में डाइजेस्ट कर देगा, बचे हुए को अपने आगे स्टेप में फॉलो करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। अब बच्चों ये पूछा है कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए और उसके बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, हम ये समझते हैं। चलो देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए, तो पहला है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन लिविंग सेल। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वही होगा जहाँ पे बच्चों क्लोरोफिल होता है। दूसरा है प्रॉपर वाटर सप्लाई टू ग्रीन प्लांट और सेल ऑफ द प्लांट, मतलब वाटर सप्लाई भी प्रॉपर होना चाहिए, सनलाइट की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए और सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए। तो ये अगर 4 कंडीशन, मतलब क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 कंडीशन है, अगर रहेगा तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका बाई प्रोडक्ट क्या है।
तो देखो, द बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसका क्या है बच्चों, बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का उसका रिक्वायरमेंट नहीं था, ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज कर देता है। और ऑक्सीजन किसके लिए यूजफुल होता है, हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए उसका बाई प्रोडक्ट क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें पहले डिफरेंस पूछा है एरोबिक और एनारोबिक के बारे में क्या डिफरेंस होता है, और पूछ रखा है नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन करता है उसका पूछ रहा है। चलो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, ये सबको पता है, कहाँ होता है ये, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। देखो पहला ही पॉइंट है, द प्रोसेस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, अपना CO2 होता है। देखो CO2 वाटर और एनर्जी होता है, ठीक है बच्चों। और क्या, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड नेक्स्ट अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले बच्चों अगर देखा जाए एरोबिक हो या एनारोबिक हो, पहला स्टेप हमेशा जो ग्लाइकोलिसिस होता है, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, ये हमेशा कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन चेंजेस कहाँ होते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में। एरोबिक में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तुम लोग एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी खोल के तुम लोग को मिल जाएगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का। तो यहाँ पे देखोगे तुम लोग, ये कहाँ होता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया में, यही लिख रखा है। अपना चौथा डिफरेंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल हायर ऑर्गेनिज्म, इन दिस प्रोसेस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों जनरली किस में होता है, तो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। और हायर ऑर्गेनिज्म में होता है क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। जब बच्चों कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का, हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखा था, जब इंडेक्स क्वेश्चन में बता रहा था, आप लोग जाके वहाँ भी देख सकते हो, इंडेक्स क्वेश्चन का भी मैं सोल्यूशन अपलोड कर रखा हूँ। वहाँ पे बताया था मैंने, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है बच्चों, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। तो ये जनरली कंप्लीट ऑक्सीडेशन किस में होता है, तो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब चलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है। और इसका जो प्रोडक्ट देखोगे तो क्या होता है बच्चों, इथाइल अल्कोहल होता है, CO2 होता है, एनर्जी होता है। ये कहाँ पे होता है बच्चों, ये अपना जब ईस्ट के अंदर होता है, जब ईस्ट के अंदर होता है तो इथाइल अल्कोहल, CO2 और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है बच्चों। और अगर देखा जाए कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के में भी होता है, तो उस समय क्या प्रोडक्ट बनता है बच्चों, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो याद रखना है ये सब चीज़ भी। अब देखो यहाँ पर भी मैं बोला ना, जो पहला स्टेप है कहाँ होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा स्टेप कहाँ होता है, ह्यूमन मसल्स में एंड ईस्ट में। ये जो दे रखा है सेकेंड वाला पॉइंट, ईस्ट वाले का है, ह्यूमन मसल्स का मैंने बता दिया तुम लोगों को। नेक्स्ट है कि यहाँ पर ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। अब जब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी भी कंप्लीट नहीं मिलेगा, एनर्जी भी यहाँ क्या मिलता है बच्चों, कम मिलता है। और क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का पूछ रखा है, वो कहाँ होता है, तो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है, वो पूछ रखा है। दूसरा क्वेश्चन था ना अपना, देखो सेकेंड पॉइंट कि अपना देखो ये, हाँ, कि कहाँ पर होता है, नेम सम ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म कौन कौन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए अपना है बच्चों, देखो क्या है, अपना लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, लाइक ईस्ट होता है, सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, पैरासाइट लाइक टैपवर्म, इनमें होता है अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तभी यहाँ बच्चों पूछा है कि एल्वियोलाई कैसे डिजाइन होता है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा हो पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपने बॉडी में हो पाता है। आखिर एल्वियोलाई में ऐसा कैसा डिजाइन होता है, चलो हम लोग देखते हैं। है द लंग्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इनसाइड द लंग्स बैलून लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट नोन एज एल्वियोलाई। तो बच्चों एल्वियोलाई पहले प्रेजेंट कहाँ रहता है, तो अपने लंग्स के अंदर रहता है। और एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैलून लाइक होता है बच्चों, ठीक है, बैलून लाइक होता है, ठीक है। और द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। द वॉल ऑफ एल्वियोलाई यूजुअली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो क्या होता है बच्चों, एल्वियोलाई
ये अपना क्या होता है, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। और इस एल्वियोलाई के पास क्या होते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब यहाँ पे सारे ब्लड वेसल्स, हम लोग जब डबल सर्कुलेशन पढ़े थे, डबल सर्कुलेशन के बारे में जब मैंने बताया था तुम लोग को, तो डबल सर्कुलेशन में ये बताया था कि अपना जो होता है, जब अपने लेफ्ट यहाँ से क्या कहाँ जाता है, अपने राइट ऑरिकल से कहाँ जाता है बच्चों, राइट ऑरिकल से अपने राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, तो लंग्स के पास जाता है। जब लंग्स के पास जाता है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है, वहाँ से एल्वियोलाई क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन दे देता है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पे, इसलिए वो क्या करते हैं यहाँ पे ईजी वे में क्या करेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, द ब्लड ब्रिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, देखो जो मैं बात बोल रहा हूँ, द ब्लड ब्रिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड सप्लाई टू द एल्वियोलाई। द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल ऑफ द सेल, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो ब्लड रहता है, जो हार्ट से ब्लड आता है लंग्स के पास, तो ये यहाँ पे होता है क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई ले लेगा और उसको क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, और ये ऑक्सीजन पूरे अपने बॉडी सेल्स के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, ये अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मैक्सिमाइज कराता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। ये पूछ रहा बच्चों कि अगर अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन का अगर कमी हो जाएगा तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग देखते हैं क्या होंगे, क्या इफेक्ट पड़ेंगे, वो देखते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर द सेलुलर रिस्पिरेशन, ठीक है। अ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी। दिस लेड टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी सेल्स। हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी लेड टू द डिजीज कॉल्ड द एनीमिया, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हम लोग कि हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। जो अपना ऑक्सीजन कैरी करता है ना ब्लड, वो ब्लड में कौन सा होता है, आरबीसी के पास होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी आउट करेगा और पूरे सेल्स को देगा, जिससे हम लोग ईजिली रिस्पिरेशन करेंगे। और हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ठीक ना, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या करेगा, जो आरबीसी ब्लड है अपना आरबीसी, वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन कैरी करने का क्षमता है वो क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, अपने पूरे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, पूरे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है बच्चों, हम लोग को डिजीज, तो एनीमिया होता है, ठीक है बच्चों। एनीमिया होता है जब अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो हम लोग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज बता देता हूँ कि जनरली जो देखा जाता है, तो जो मेल होते हैं, मेल में 15 से 16 होता है अपना हीमोग्लोबिन, और फीमेल में कितना होता है, 12 से 14 होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इट इज नेसेसरी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इसे डिस्क्राइब किया जाए, और ये जरूरी क्यों है, डबल सर्कुलेशन जरूरी क्यों है, ये भी पूछ सकता है। चलो हम लोग देखते हैं। तो पहला है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मीन्स in a single cycle blood goes twice in the heart. The process help in separating the oxygenated and deoxygenated blood to maintain a constant body temperature. The double circulation system of blood include pulmonary circulation, systemic circulation, ठीक है बच्चों। हम लोग देखते हैं कि जो डबल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है बच्चों कि जो अपना ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है सिंगल साइकिल में हार्ट में 2 बार आता है। सिंगल साइकिल जब अपना एक पूरा कंप्लीट साइकिल ब्लड अपना ब्लड साइकिल कंप्लीट करता है तो 2 बार हार्ट में आता है, ठीक है। कब आता है, एक ऑक्सीजनेटेड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड के लिए। मतलब एक बार ऑक्सीजन जब हार्ट के पास ऑक्सीजन लेकर आता है, और दूसरा हार्ट से क्या करता है, हार्ट के पास कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। तो ये 2 कंडीशन होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, डबल सर्कुलेशन। और जो डबल सर्कुलेशन है ये 2 पार्ट में होता है, ठीक है बच्चों। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। और क्वेश्चन ये भी तुम्हारा एक पूछ रखा है, व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज नेसेसरी। तो ये डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इसलिए है
क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमारे कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो अपने ह्यूमन बीइंग का एक फीचर होता है बच्चों कि उनका बाहर टेम्परेचर कुछ भी हो, माइनस में भी टेम्परेचर हो या अपना 45 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, अपने बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर रहता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। और वो कांस्टेंट कितना होता है बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो अपने आप को इफेक्ट होता है। जो हम लोग फीवर कहते हैं ना, फीवर हो गया, तो हम लोग देखते हो ना, हम लोग टेम्परेचर ही नापते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो इसमें इसी से अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हम लोग को डिजीज हो जाएगा। तो डबल सर्कुलेशन नेसेसरी क्यों है? ताकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। चलो हम लोग देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन देखते हैं। द राइट वेंट्रिकल पंप deoxygenated blood into the lungs for the oxygenation. The oxygenated blood is brought back to the left atrium and from there it is pumped into the left ventricle. Finally, blood goes into the aorta for systemic circulation. ठीक है बच्चों, जब देखोगे एनसीईआरटी के डायग्राम में देखोगे तुम लोग जो अपना बना रखा है डबल सर्कुलेशन का, तो जो पल्मोनरी वेन हो गया और पल्मोनरी आर्टरी हो गए, जहाँ पे ये सर्कुलेशन चलता है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, उसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जहाँ अरोटा और अपने कहाँ चलता है बच्चों, वेना कावा में, उसे हमको हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हमें पता है जब पल्मोनरी सर्कुलेशन चलता है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ पे? अपने लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन लेना होता है उसको और कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है। जब ऑक्सीजन ले लेगा तो फिर से ब्लड कहाँ पे आएगा? अपने लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। इसके बाद यहाँ से अरोटा से कहाँ चला जाता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए। ते था बच्चों पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प टू द ब्लड सेल्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी सेल्स passes through the vena cava to reach the right atrium. The right atrium transfers the blood into the right ventricle. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है? अपना अरोटा से अपना ब्लड निकलेगा, किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा अरोटा में, और ये आर्टरी से होते हुए बॉडी सेल्स को पूरे अपने ब्लड दे देगा। जो भी ऑक्सीजन है ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, और उनसे क्या करे? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी कर लेगा? अपना वेना कावा कैरी कर लेगा। और वेना कावा कैरी करके लेकर आएगा कहाँ पे? अपने राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आएगा, और राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा बच्चों? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो ये था अपना पूरा डबल सर्कुलेशन का, और ये नेसेसरी क्यों है ये भी बता दिया, ताकि बॉडी के टेम्परेचर को अपने मेंटेन कर रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द जाइलम एंड फ्लोएम? जाइलम और फ्लोएम में जब मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या डिफरेंस है? चलो हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस है। चलो देखते हैं। तो अपना दे रखा है, एक साइड दे रखा है जाइलम का, दूसरे जगह दे रखा है फ्लोएम का। जाइलम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जाइलम का काम क्या होता है बच्चों? मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा क्या काम है? वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट टू ऑल अदर प्लांट पार्ट। तो जाइलम में क्या होता है? जो वाटर की मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, वो हमेशा क्या होती है? अपवर्ड डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन में होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है बच्चों, यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। दूसरा फ्लोएम में देखते हैं, फ्लोएम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा काम क्या होता है? फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें बच्चों फूड अपवर्ड भी जाता है, डाउनवर्ड भी जाता है, इसलिए इसमें बाई डायरेक्शनल हम लोग मूवमेंट करते हैं। ये था अपना दूसरा दो डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वेलाई इन लंग्स एंड द नेफ्रॉन इन किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर और फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें किसके एल्वेलाई और नेफ्रॉन के बारे में डिफरेंस हमने करना है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ एल्वेलाई है, पहला एल्वेलाई है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है और फंक्शनली क्या डिफरेंस है, मैं इसे सेपरेट बना रखा हूँ। चलो देखते हैं पहला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। एल्वेलाई आर टाइनी बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। ये अपना बैलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? लंग्स के अंदर। नेफ्रॉन का देखें, नेफ्रॉन आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। तो एल्वेलाई क्या अपना बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन क्या होता है? अपना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है।
एल्वेलाई कहाँ रहता है? लंग्स के अंदर। और नेफ्रॉन कहाँ होता है? किडनी के अंदर। दूसरा क्या डिफरेंस है? द वॉल ऑफ एल्वेलाई आर थिक एंड इट कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो अपने एल्वेलाई का वॉल है थिक होता है और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स के नेटवर्क होते हैं। इसका देखते हैं हम लोग। नेफ्रॉन आर मेड ऑफ द ग्लोमेरुलर बोमेंस कैप्सूल एंड लॉन्ग रीनल टिब्यूल। और ये किससे बना रहता है? इसमें ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है और रीनल टिब्यूल्स होता है। इस रीनल टिब्यूल में क्या आ जाएंगे बच्चों? पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले। ठीक है। अब फंक्शन कैसे, फंक्शन इन सबका कैसे डिफरेंस है इसे हम लोग देखते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग एल्वेलाई। ठीक है। तो फंक्शनली क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन और CO2 का जो अपना अपना एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वेलाई में। एल्वेलाई और ब्लड के बीच में होता है। ठीक है। ये पहला फंक्शन है कि पहला इसका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसका पहला फंक्शन देखते हैं। द ब्लड एंटर इन द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज कलेक्टेड बाय द कलेक्टिंग डक्ट। तो इससे क्या होगा? ये अपना फिल्टर करने का काम करता है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है? फिल्टर करना। देखो यहाँ दे रखा ना, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। ठीक ना। ये अपना गैसियस एक्सचेंज के लिए और ये फिल्ट्रेशन के लिए। इसमें क्या होता है? अपना जो रीनल आर्टरी के थ्रू जाएगा कहाँ पे? अपने किडनी के अंदर जाएगा और वहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनका क्या होगा? फिल्टर आउट होगा और ये जा करके एक्यूमुलेट हो जाएगा कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये था बच्चों अपना पूरा डिफरेंस। चलो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। आई होप बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश किया हूँ कि ईजी से ईजी वे में आप लोग को समझा सकूँ। और अभी भी किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। और इवन टेलीग्राम ग्रुप है, देखो यार टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आप लोग का पूरे डाउट को क्लियर करूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें। अपने बहुत सारे दोस्तों को आप लोग शेयर भी करें, उनको बताएं भी। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, बने रहें। हम लोग हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे एग्जाम में परफॉर्मेंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।